अरे भाई, टेररिस्ट में कौन सर्जिकल स्ट्राइक करता है? जो टेररिस्ट होता है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहां से आया कहां गया कोई नहीं जानता। हम क्या खो रहे हैं? हम अपने वीर सिपाही खो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जबकि लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है और आपने ये बात कह दी। इसका मतलब अब चीन को ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आगे जो भी कुछ होगा वो मैं तय करूंगा। ये जो अब सिचुएशन हो गई है जहां दोनों तरफ की फौज आमने सामने है, ये एक परमानेंट चीज हो गई है। टू फ्रंट वॉर हमारी फौज का और हमारे पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम का मैं समझता हूं एक जुमला है, एक बहुत बड़ा झूठ है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप मिलिट्री फोर्स यूज करते हैं। मिलिट्री फोर्स का जब काम खत्म हो जाता है, फिर आप पॉलिटिकल बातचीत दोबारा शुरू करते हैं। फौज वही करे जो उसको करना है देश के लिए। फौज अगर जुमलेबाजी करेगी तो उससे कोई ताकतवर नहीं बन रही है। उसके नतीजे हम देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। सेना और राजनीति को लेकर आज देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल हैं। आइए आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और फोर्स मैगजीन के संपादक श्री प्रवीण सानी जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, टू फ्रंट वॉर की बात कई बार सामने आई है, इसका जिक्र हमारे आर्मी चीफ भी कर चुके हैं। आखिर हम इसके लिए कितना तैयार हैं? देखिए, ये टू फ्रंट वॉर हमारी फौज का और हमारे पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम का मैं समझता हूं एक जुमला है, एक बहुत बड़ा झूठ है। ये झूठ इसलिए, जुमला इसलिए है क्योंकि इसको कभी इंडियन आर्मी ने वॉर गेम ही नहीं किया है। वॉर गेम का मतलब ये होता है कि आप उसको एक साइंटिफिक तरीके से जो होती है फौज, वो इसको देखती है हमारी कितनी ताकत है, दुश्मन की कितनी क्षमता है, उनके पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या हथियार है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये सब चीजें देखी जाती हैं और फिर नतीजे पे पहुंचा जाता है कि साहब क्या टू फ्रंट या वन फ्रंट वॉर हो सकती है कि नहीं हो सकती, या हमें क्या क्या उसमें तैयारी करनी है। अभी जब हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, एक फ्रंट होता है पाकिस्तान, एक फ्रंट होता है चीन। सवाल ये है कि आज की डेट में चीन की जो काबिलियत है और जो पाकिस्तान की काबिलियत है वो बहुत ज्यादा अलग है, और हमारी काबिलियत जो है वो चीन के सामने बहुत ही कम है। तो अगर टू फ्रंट वॉर की जो सोच है, जिसका बेसिक मुद्दा ये है, क्या सोच ये है कि देखिए साहब, अगर हम देखेंगे एक हमारा प्राइमरी फ्रंट है, मान लीजिए चीन हमारा प्राइमरी फ्रंट है, पाकिस्तान हमारा सेकेंडरी फ्रंट है, तो हम देखेंगे कि साहब प्राइमरी फ्रंट पे हम किस तरीके से सेकेंडरी फ्रंट से कुछ फौज लाके वहां पे वो लड़ सकते हैं। जब लड़ाई बहुत अलग है तो ये फौज वहां जाके करेगी क्या, या वो फौज यहां पर आके करेगी क्या। सो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम इस पे पैसे लगा रहे हैं। अब हम इसी के बेसिस पर, टू फ्रंट वॉर के बेसिस पर, रावत साहब जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल रावत, उन्होंने एक बहुत सारे रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चेंज करना चाहते हैं। अगर आपकी बुनियाद ही इतनी शेकी है, अगर वो इतनी गलत बुनियाद है जिसकी कि कोई जो कभी वॉर गेम नहीं हुई है, तो ये रिफॉर्म्स का मतलब क्या है। अब सवाल ये है कि ये बात चलती क्यों रहती है, इसके बारे में कोई बोलता क्यों नहीं। तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिनको मालूम है लोगों को कि ये बना भी कैसे टू फ्रंट वॉर की सोच, वो बोलना नहीं चाहते, वो चुप रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप अब ये बताएंगे कि हम टू फ्रंट के कारण अब हम इतने सारे रिफॉर्म करेंगे, तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि इससे क्या पता चलेगा कि मोदी सरकार के राज में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट हो जाती है। लोग फिर बात करते हैं, अरे देखिए इन्होंने कहा था मोदी सरकार ने कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारी जो है वो स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है। तो उस ताकत की बेसिस पर अब हम कहते हैं कि हम दो फ्रंट पे लड़ाई कर सकते हैं, हम ये रिफॉर्म कर देंगे। पर जिस दिन
when the the war will start, ये सब एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये कामयाब चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी बुनियाद ही जो है वो सॉलिड नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को मौजूदा सरकार द्वारा बहुत ज्यादा भुनाया जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। क्या इससे पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद बात है कि जो ये 2016 सितंबर में सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी के जनरल ने बोला है ये वर्ड पहले। ये जिस दिन की ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 26 सितंबर, मुझे याद है 2016 को, ये जनरल रणबीर सिंह थे जो हमारे डीजीएमओ थे। उन्होंने बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है टेररिस्ट के ऊपर। अरे भाई, टेररिस्ट में कौन सर्जिकल स्ट्राइक करता है? सर्जिकल स्ट्राइक का एक मतलब होता है मिलिट्री की सोच के अंदर, उसका मतलब होता है कि जो टारगेट है वो लेजिटिमेट टारगेट हो। मतलब आप दुश्मन की फौज, टेररिस्ट फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज पे आप अटैक करके दिखाइए। और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप अटैक, इतना भारी अटैक और इतना डीप अटैक करें कि उसको जो है कैंपेन लेवल पे या पूरी वॉर लेवल पे या हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसको नुकसान हो। तो वो होती है सर्जिकल स्ट्राइक, जो नॉर्मली एयरफोर्स करती है। तो ये कहना कि एंटी टेरर ऑपरेशन था, जिसमें कि आपके जवान जो थे, नॉर्मली क्या हुआ करता था 1990s में, जब पहले सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हम इससे ज्यादा करा करते थे। तब हम करते थे जिसको बोलते हैं रेड। रेड का मतलब यह होता है कि छोटे लेवल पर ही, ब्रिगेड लेवल के ऊपर ही, बात प्राइम मिनिस्टर दफ्तर तक नहीं जाती थी, उसी लेवल के ऊपर लड़के जाते थे और पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर हमला करके वापस आ जाते थे। और वो भी ये करते थे, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी ताकत है। तो ये रेड्स हुआ करते थे तब, वो ज्यादा बड़ी बात थी। अभी हमने क्या किया कि 3 हमने लॉन्च पैड जो होता है वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, जहां पर कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो ट्रेन हो गए हैं और जिनको अब लॉन्च करना है हिंदुस्तान की सरहद के अंदर, तो वो वहां पर जो है कुछ देर के लिए उनको रखा जाता है, जिससे कि सही टाइम के ऊपर उनको आप लॉन्च कर सके। तो वो वहां पर थे, उसकी खबर थी हमें। हमने क्या किया, टोटल 5 लॉन्च पैड थे। 3 जो थे वो पीर पंजाल के नॉर्थ में थे, 2 साउथ में थे, और इसको हाईएस्ट लेवल पे हमने कोऑर्डिनेट किया। आर्मी कमांडर उसमें इन्वॉल्व हो गए, जनरल हुड्डा साहब। उसके अंदर अब जो बातें आ रही हैं उसमें पीएमओ भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व था। तो देखिए, ये सब चीजें थी, ये पहले ज्यादा बेहतर होती थी, ज्यादा अच्छी होती थी। इस बार जो था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जुमला था, एक ऐसी सनसनीखेज खबर बना दी गई कि हमने साहब ऐसा कुछ किया है जो पहले कभी नहीं किया। असलियत ये थी कि हमने बहुत कम किया इस बार, पर उसका लेवल हमने बहुत उठा दिया। पाकिस्तान की तरफ से 1990 से जो आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, आखिर वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए खत्म नहीं हो सकता और ये खत्म होगा भी नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर आपका इस समय, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वहां से प्रॉक्सी वॉर आ रही है, जब तक हिंदुस्तान की फौज में ताकत नहीं होगी लड़ाई करने की पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान समझता है आज नहीं है, इसीलिए वो ये जो है आप वहां से भेजता रहता है। उनके लिए देखिए वो क्या खो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खो रहे, क्योंकि जो टेररिस्ट होता है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहां से आया कहां गया कोई नहीं जानता। हम क्या खो रहे हैं? हम अपने वीर सिपाही खो रहे हैं, जिनका नाम है, जिसका घर पता है, जिसके बच्चे हैं, माँ बाप है, हम इन सबको खो रहे हैं। किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है? हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। हमारे वीर सिपाही जो है वो यहां पर शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है ये। तो सवाल ये है, ये अब हमको अपने जनरल से पूछना है कि साहब, आप एक तरफ तो बात करते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, और दूसरी तरफ आप प्रॉक्सी वॉर नहीं रोक सकते। इसलिए नहीं आप रोक सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान जानता है आप में ताकत नहीं है आज की डेट में लड़ाई करने की। सच्चाई को, ये देश को बताना है, सच्चाई को क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके से एक मैसेज जाना चाहिए कि साहब एक बहुत अच्छी फौज है, और हम, अच्छी फौज तो है हमारी, पर हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं है। दिक्कत हमारी सबसे बड़ी ये है, फौज हमारी लड़ती है,
हमारे सिपाही बहुत वीर हैं, पर अगर आपकी अच्छी लीडरशिप होगी तो वो कहेगी कि साहब हमें पहले एक काबिलियत बनानी है अपनी, जिससे पाकिस्तान को लगे कि साहब अगर मैंने ये ऐसे ही सिलसिला जारी रखा तो लड़ाई होगी, तो हो सकता है लड़ाई में मैं हार जाऊं। उनको ये लगता ही नहीं है, तो दिक्कत सारी ये है, इसलिए ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। बालाकोट स्ट्राइक का क्या महत्व है? देखिए, ये एक दूसरा जुमला है। ये सवाल ये होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जो लड़ाई होती है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, ये दो अलग चीजें होती हैं। समझाने के लिए कि तरीका ये रहेगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि साहब पाकिस्तान कुछ इस तरीके से काम करे, पाकिस्तान नहीं करना चाहता उस तरीके से काम। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी फौज को बोलते हैं कि साहब आप कुछ ऐसा करिएगा जिससे कि हम ऐसी सिचुएशन बना दें, उसके बाद जब बातचीत हो तो वो हमारे फेवर में हो। इस कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है एक देश का और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है एक देश का, वो कभी एक नहीं होता। वो हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप मिलिट्री फोर्स यूज करते हैं। मिलिट्री फोर्स का जब काम खत्म हो जाता है, फिर आप पॉलिटिकल बातचीत दोबारा शुरू करते हैं। बालाकोट में क्या हुआ कि ये दोनों एक हो गए। मिलिट्री इस्तेमाल हुई है फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब आप मुझे बताइए, जब आप जा रहे हैं बालाकोट के अंदर तो आप वहां से तस्वीरें क्यों नहीं लाए? हम बात कर रहे हैं, अब हम कोई 20 साल पुरानी बात थोड़ा ना कर रहे हैं। अभी हमारे पास तस्वीरें होनी चाहिए थी। आप दिखाइए वहां पर क्या नुकसान हुआ है और अगले दिन क्या हुआ। आप सोचिए 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ। हमने तो रात को चुपके से, जहां पर उनका एयर डिफेंस नहीं थी, हम अंदर गए और हम वापस आ गए। वो नेक्स्ट डे 24 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पैकेज से सुबह के 9 बजे उन्होंने एयर स्पेस को क्रॉस कर दिया। यहां पर असला डालकर गए हैं और वापस चले गए। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने माना कि हां ये इन्होंने जो किया है दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, पर हम चुपचाप बैठ गए। चुपचाप तभी बैठे क्योंकि हम तैयार नहीं थे लड़ाई के लिए। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि फौज को हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया था, उसका सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए दोनों तरफ का नुकसान क्या हुआ जो हमें मालूम है। हमारा एक वीर सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन वो पकड़ा गया, हमारा एक मिग-21 क्रैश हुआ और हमारा एक हेलीकॉप्टर था जो बदगांव से उठा जिसमें कि 7 लोग थे, वो 7 मारे गए सुबह। वो हमने खुद ही अपने फायर से उनको वो मर गए। और हम कहते हैं कि हमने उनका F-16 गिराया, पर हमारे पास एविडेंस कहां है? अमेरिकन जिन्होंने उनको F-16 दिया है, अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने पूरे काउंट कर लिए हैं। मतलब कोई एविडेंस नहीं है कि हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें देखना है कि जो हुआ है। तो हुआ ये है कि हमारी बहुत सारी कमजोरियां वो अब पाकिस्तान को पता चल गई कि इनकी एयरफोर्स की ये कमजोरियां हैं, क्योंकि अभिनंदन सुन ही नहीं पाया कि ग्राउंड का जो उसके पास मैसेज आ रहा था, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसको जैम कर दिया गया। अब ये सब कमजोरियां उन्होंने चीन को बताई। जब चीन को पता चली हमारी कमजोरियां, सर्जिकल स्ट्राइक की जो हमने एक जुमला किया, बालाकोट की जो हमने दूसरा किया, तो उसने लद्दाख आके कर दिया। क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी मैं आके यहां बैठ जाऊंगा, इनमें ताकत नहीं है मुझे बाहर निकालने की। आज भी बैठे हुए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया वहां बैठे हुए हैं, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक हो गए हैं, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो हम कुछ भी एक के साथ करेंगे, वो दूसरे को पूरी असेसमेंट दी जाती है, उसको पता होता है कुछ काम करने से पहले ताकत कितनी है। तो हमें इस असलियत को फेस करना है, समझना है। सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा जनता को प्रभावित करने के लिए सेना को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये मेरे लगने की बात नहीं है। मैं खुद फौज की नौकरी कर चुका हूं। मैं 14 साल आर्टिलरी में ऑफिसर था। मैं चाहता हूं कि हमारी फौज जो है वो बहुत अच्छी फौज रहे, एक ताकतवर फौज रहे।
तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फौज वही करे जो उसको करना है देश के लिए। फौज अगर जुमलेबाजी करेगी तो उससे वो कोई ताकतवर नहीं बन रही है। उसके नतीजे हम देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो अब सरकार क्या कर रही है उस पर मेरा कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, पर जो चीज सामने आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। यही देख लीजिए आप, चीन के साथ हमारे रिश्ते अभी तक हमने कितने संभाल के और बैलेंस रखा हुआ था इतने सालों से, अचानक क्या हो गया वहां पर? अचानक जो है वो पूरा बैलेंस टूट गया। हमने इतने सारे इनके साथ एग्रीमेंट करे थे 1993 से, वो सारे के सारे जो है उन्होंने रद्द कर दिए, रबिश कर दिए, फेंक दिए, आके हमारी टेरिटरी के ऊपर बैठ गए हैं। हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है फौज के साथ वो सबको मालूम है, इसमें मैं क्या कमेंट करूं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि फौज की लीडरशिप अपनी फौज के लिए क्या कर रही है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां तक जवान का सवाल होता है वो अपनी यूनिट के लिए, अपने अफसर के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। तो ये जिम्मेदारी बनती है जो हिंदुस्तान का जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, अब पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दीजिए, मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि वो वही करे जिससे कि हौसला अफजाई हो जवान की, वही करे जिससे कि देश की अच्छी शान बढ़े। तो इन चीजों से शान नहीं बढ़ रही है। इससे क्या है कि हम अंदर से खुश हो रहे हैं, नतीजे आप सामने देख लीजिएगा। सर, गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना ही हमारी सीमा में कोई घुस आया है और ना ही घुसा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनक, वेरी सैड थिंग हैज हैपेंड, अफसोसजनक बात है, क्योंकि ये 15 जून 2020 को गलवान हुआ था। अब देखिए, मैं थोड़ा समझा दूं इसको। गलवान में चीन चाहता तो वो गोली भी चला सकता था, बम भी चला सकता था, उसने नहीं किया, क्योंकि उसका इरादा था ही नहीं लड़ाई करने का। वो जो बड़ी ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता था, उसे नहीं किया। उसका सिर्फ मतलब ये था कि ये मेरी लाइन है, अगर तुम यहां घुसोगे तो वो पत्थरों से लड़ाई हो रही है और पता नहीं किन किन चीजों से लड़ाई हो रही है, उससे जो है, और वो हमारे 10 जवानों को बंदी बना के ले गए, 20 हमारे मारे गए, और हम उनके, वो कह रहे हैं 4 मरे हैं, कुछ कह रहे हैं ज्यादा मरे हैं, ज्यादा भी मरे हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। मेन बात यह है, देखिए, कि सरकार को सोचना चाहिए था, अगर इन्होंने असला इस्तेमाल नहीं किया है इसका मतलब चीन लड़ाई नहीं करना चाहता है। पर 19 तारीख को जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दे दिया। इस बयान का सीधा मतलब होता है कि अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जबकि लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है और आपने ये बात कह दी। इसका मतलब अब चीन को ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आगे जो भी कुछ होगा वो मैं तय करूंगा, किस तरीके से डिसएंगेजमेंट होगी, नहीं होगी, और वही हम देख रहे हैं हो रहा है। उन्होंने बोला पैंगोंग त्सो में हम करेंगे डिसएंगेज, क्योंकि वहां हमारी जो बहादुर फौज है वो अचानक जो है वो अगस्त के अंदर जाके ऊपर बैठ गई थी, उनको तकलीफ हुई, लड़ाई वो भी नहीं करना चाहते। हम तो खैर तैयार ही नहीं है लड़ाई के लिए, वो करना नहीं चाहते, फर्क ये है बहुत बड़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पहले पैंगोंग त्सो को करेंगे, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। जो हमारा वहां पर गेन था, टैक्टिकल गेन था, हमने उसको भी खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, डेप्सांग में कोई बात नहीं हो रही और कहीं भी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अब सारी जो चीज है, जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे बयान दे देते हैं बिना एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करे हुए, कि साहब एक्सपर्ट्स उनको बताना चाहिए था कि साहब ये लड़ाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक वो कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो हम बयान नहीं देते, तो उसमें हमारा भी कुछ हक होता, टेबल के ऊपर हमारी भी कुछ ताकत होती, हमने वो गवा दी। तो इसका बहुत महत्व हुआ है इसका, और इसका हम देखेंगे अब भी जैसे आगे होगा, हर चीज जो चीन चाहेगा उसी हिसाब से ये पूरा टाइम टेबल चलेगा।
सर, पिछले 7 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी प्रोग्रेसिव मीडिया या विपक्ष बॉर्डर को लेकर सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार उसे या तो सेना के साथ जोड़ देती है और सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ऐसी बात है, हम एक डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम टैक्स पेयर हैं। आप भी टैक्स दे रहे हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूं। वो टैक्स के पैसे से डिफेंस बजट बन रहा है, उस डिफेंस के पैसे से हमारी सेना को तनख्वाह मिल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सबकी जवाबदारी है, क्यों नहीं होनी चाहिए जवाबदारी? कैसे में अगर हम बता रहे हैं कि साहब ये इस तरीके से बात है, आप हमें समझाइए कि इस तरीके से नहीं है, हम समझ जाएंगे। डेमोक्रेसी है, हम कोई चीन थोड़ी ना है, हम कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ा ना है कि वो डरा के बंद करके अंदर किसी को फेंक दिया। तो एंटी नेशनल का तो खैर होना ही नहीं चाहिए कोई मतलब। इसमें एंटी नेशनल क्या है? अगर हम सवाल करना चाहते हैं कि साहब ये मान लीजिए ये रफाल क्या हमने अच्छा हवाई जहाज लिया, तो उसका आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसमें इतना पैसा लग गया है। हम सवाल करना चाहते हैं कि साहब आपने ये फलां चीज लिया या ऐसे किया है, तो हम एंटी नेशनल नहीं बनते। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा डिफेंस मीडिया है, हमारा डिफेंस मीडिया को अब स्कूल में जाना चाहिए और वहां से पढ़ाई दोबारा शुरू करनी चाहिए। एंटी नेशनल कोई नहीं है यहां पर। हम सब चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने खुद सेना में नौकरी करी है, कि हमारा देश मजबूत हो, तरक्की करे, खुशहाली हो। तो इसमें एंटी नेशनल कैसे कोई आदमी बन जाता है? डेमोक्रेसी का मतलब यही है। तो मैं इस बात को मानता नहीं हूं, पर ये अब एक नैरेटिव बना दिया गया है और एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है, तो लोग चुप हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा के दौरान सेना और राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। हम आगे भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।